हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है आप लोगों को? नमस्ते मनीषा, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है आप लोगों को? बोलो भाई। चलो, तो कल अपन ने डेमो क्लास में थोड़ा सा परिचय देखा था, एक सामान्य बात करी थी। आज अपन एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के डेमो क्लास में एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे हम हृदय के बारे में, कि हृदय क्या होता है, कहाँ स्थित होता है। आयुर्वेद के अनुसार आपके डीएनपी में आयुर्वेद के अनुसार हृदय के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। और मॉडर्न साइंस के अनुसार हृदय के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। और वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हृदय की। हृदय बोले तो हमारा हार्ट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हार्ट, ठीक है। देखो क्या सिस्टम होता है। सिस्टम ये होता है कि ये कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति का डायग्राम मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये उसका सिर है, ये उसकी गर्दन है, ठीक है। ये सब आपको पता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जीरो से पढ़ाऊंगा, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। क्या बोल रहे हो? इसमें क्या है कि निमेश, इसमें टोटल जो आपको पढ़ाया जाएगा, डीएनपी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपका बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है वो कुछ अलग नहीं है। जो डीएनपी का सिलेबस है वही आपका नर्सिंग का सिलेबस है, उसका बीएससी नर्सिंग का थोड़ा सा कुछ सब्जेक्टों में थोड़ा सा फर्क है, बाकी एक ही चीजें लगभग सेम है। मतलब 70% जो सिलेबस है ना आपका बीएससी नर्सिंग का डीएनपी का सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है निमेश। तो हमारा जो शरीर है, यानी कंधे से लेकर और कमर तक हमारे शरीर को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कंधे से लेकर और कंधे से लेकर कमर तक हमारे शरीर को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? जैसे सामने वाला जो भाग है, ठीक है, सामने वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? अधर भाग कहलाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो उसे क्या कहते हैं? जो सामने जो छाती वाला जो भाग आपको दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? अधर भाग कहते हैं, ठीक है। यानी इंग्लिश में से वेंट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में से? वेंट्रल कहते हैं। और पीछे वाला जो भाग होता है, यानी पीठ वाला जो भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ बोले तो पीठ, नाम से पता लगा है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अधर, अधर यानी आगे, सामने की ओर, ठीक है। और पृष्ठ यानी पीछे की ओर, यानी पीठ, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में डोर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में हम डोर्सल इसे कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि भाई कंधे से लेकर कमर तक के जो भाग है उसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला भाग जो है इसे क्या कहते हैं? वक्ष स्थल कहते हैं, या इसे उर भी कहते हैं, उर भी इसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में चेस्ट कहते हैं,
चेस्ट रीजन, रीजन का मतलब होता है स्थल यानी क्षेत्र, यानी छाती वाला क्षेत्र कह सकते हैं इसको, ठीक है, छाती भी कहते हैं इसको, छाती, ठीक है। इसके बाद में नीचे आ जाता है आपका ये उदर वाला भाग, ठीक है, इसके नीचे ये आ जाता है आपका उदर वाला भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं। नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं, पेट, ठीक है, नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं इसको, पेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उदर वाला भाग, ठीक है। तो वक्ष स्थल और उदर क्षेत्र जो होता है, ठीक है, इसे हम उदर प्रदेश भी बोलते हैं या उदर क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला कौन होता है, यानी इन दोनों को अलग, यानी इन दोनों भागों को, यानी छाती वाले भाग को और उदर वाले भाग को अलग करने के लिए एक संरचना पाई जाती है, पेशियों से बनी हुई संरचना, पेशी से बनी हुई एक संरचना होती है। आप में से है कोई जिसका इसका नाम बता सकता है? हमारे वक्ष स्थल को और उदर क्षेत्र को दो भागों में बांटने वाली संरचना का नाम आप में से है कोई बताने वाला? बताओ भाई, ये पिछली साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो एनएचएम का पेपर हुआ था ना, एनएचएम का पेपर हुआ था आयुर्वेद डॉक्टर्स का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ भाई, किसी को पता है क्या? निमेश, निमिष, मनीषा, तरुण, आलिया, पिंकी वर्मा, पूनम चौधरी, बताओ भाई, प्रिया, वेरी गुड, आलिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया, डायाफ्राम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसे हम? डायाफ्राम बोलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। ये जो डायाफ्राम जो होता है, पेशियों से बनी हुई एक संरचना होती है, जो क्या करती है, वक्ष स्थल को और उदर, वक्ष स्थल और उदर प्रदेश के बीच में पाई जाती है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, थोड़ी सी आगे हम बात करेंगे इस वाले रीजन की, क्योंकि हृदय कहाँ स्थित होता है? वक्ष प्रदेश में हृदय हमारा स्थित होता है, ठीक है। देखो भाई, अब ये हमारा कंधा है, ठीक है, तो यहां पर देखो दो अस्थियां आती है यहां पर, ठीक है, यहां पर इस तरह से दो अस्थियां आती है, अस्थियां ऐसी होती नहीं है, लेकिन मैं केवल आपको समझाने के लिए इसको बता रहा हूं, ठीक है। ये जो अस्थियां मैंने बनाई है, ठीक है, ये जो मैंने अस्थियां बनाई है, इनको क्या बोलते हैं? इन अस्थियों को बोलते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं इनको? क्लेविकल बोलते हैं, ठीक है। इनका एक नाम और है, इसे हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। होती है ना अपने शर्ट के अंदर कॉलर होती है, जैसे मेरी ये कॉलर है, ठीक है, ऐसे ही ये क्या होती है? कॉलर बोन होती है, ठीक है। और बीच में ये जो अस्थि होती है, इस अस्थि का नाम होता है स्टर्नम। क्या नाम है इसका? स्टर्नम नाम की अस्थि होती है ये, जहां पर आकर, जहां पर कौन सी अस्थि आकर जुड़ती है? क्लेविकल अस्थि आकर जहां पर जुड़ती है, ये वाली अस्थि, ठीक है, ये वाली जो यहाँ पर एक तरफ तो ये कंधे से जुड़ेगी और दूसरी तरफ ये बीच में जुड़ती है, स्टर्नम से आकर जुड़ती है, ठीक है। इसको, इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारी जो पसलियां जो होती है, हमारी जो पसलियां जो होती है, हमारी जो रिब्स जो होती है, कितनी होती है रिब्स? 12 जोड़ी होती है, आपको सबको पता है। कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी हमारी पसलियां होती है, ठीक है। तो ये 12 जोड़ी पसलियां जो होती है, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। फिर 8, 9,
10, इस तरह से ये जोड़ी रहती है। शुरू की जो 7 होती है वो डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी हुई रहती है। बाकी की 8वीं 9वीं और 10वीं जो है 7वीं पसली से जुड़ी हुई रहती है। और बाकी की जो होती है ये वाली लास्ट की 11वीं और 12वीं जो होती है ये पसलियां फ्री होती है, यानी यह किसी भी चीज से नहीं जुड़ी होती है, केवल स्टर्नम से ही जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, ये चीजें जब अपन अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊं। अभी अपन केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पसलियां जो होती है आगे की साइड, तो ये किससे जुड़ी रहती है, हमारे स्टर्नम से जुड़ी रहती है। और यह ऐसे घूम कर पीछे की साइड जाकर किससे जुड़ेगी, हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़ती है। क्या नाम है, क्या नाम है इसका, वर्टिब्रल कॉलम इसे हम बोलते हैं, यानी पृष्ठवंश हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृष्ठवंश। क्या बोलते हैं, पृष्ठवंश बोलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक है ना, एक मतलब स्टर्नम है, रिब्स है। ठीक है, हमारी जो स्टर्नम है, स्टर्नम नाम की अस्थि है, रिब्स है यानी हमारी पसलियां है, हमारा पृष्ठवंश है, ये सब मिलकर क्या बना रहा है, ये सब मिलकर बना रहा है एक अस्थि पंजर। क्या बना रहा है, एक अस्थि पंजर बना रहा है। अस्थि पंजर बोले तो रिब केज बना रहा है। बोलते हैं ना जब लड़ाई हो जाती है तो क्या बोलते हैं, मैं तेरे अस्थि पंजर तोड़ दूंगा। क्या बोलते हैं कि मैं तेरे अस्थि पंजर तोड़ दूंगा, तो वो इनकी बात कर रहा है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगा, वो हमारी पसलियों को तोड़ देगा, वो हमारी रिब, हमारे स्टर्नम को तोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा वक्ष स्थल है इसमें आपको थोड़ी चीजें समझ में आ गई होगी। ये जो स्टर्नम होता है, इस स्टर्नम से आगे की ओर पसलियां जुड़ी रहती है, और ये पसलियां पीछे की ओर जाकर किससे जुड़ती है, हमारे पृष्ठवंश से जाकर जुड़ती है। ठीक है, तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि वक्ष स्थल में क्या क्या उपस्थित होता है, यानी कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो भाई साहब, एक तो ये हो गया है और एक ये वाला हो गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यूं दबा हुआ रहता है। ठीक है, ये दो फेफड़े जो होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, हमारे वक्ष स्थल में स्थित होते हैं। ठीक है, और बीच में रखा रहता है हमारा जो है हृदय। ठीक है, कहाँ रखा रहता है, बीच में, सॉरी थोड़ा सा साइड में होता है। देखो ये हो गई है हमारी राइट साइड, ये हो गया है हमारा दायां भाग यानी हमारा दायां हाथ, और ये हो गया है हमारा लेफ्ट बोले तो बायां हाथ यानी ये हमारे बायां तरफ। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा दायां फेफड़ा और ये हो गया है हमारा बायां फेफड़ा। तो हमारा हृदय जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, बाएं फेफड़े की तरफ पाया जाता है। क्या पाया, कहाँ पाया जाता है, बाएं फेफड़े की तरफ पाया जाता है। ठीक है, ये जो दो फेफड़े जो होते हैं, इन दोनों फेफड़ों के बीच में जो जगह होती है, इन दोनों फेफड़ों के बीच में जो जगह होती है उसे क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो फेफड़ों के बीच जो जगह, एक एक क्वेश्चन है ये सारे, जो एक एक लाइन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो फेफड़ों के बीच में जो जगह पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, मीडिया स्टेनम कहते हैं। ठीक है, फुफ्फुसीय अंतराल इसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, फुफ्फुसीय अंतराल इसे हम कहते हैं। ठीक है, इस फुफ्फुसीय अंतराल में अब देखो हृदय की स्थिति आपको समझ में आ गई होगी कि हृदय हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो हृदय हमारे वक्ष स्थल में, हृदय हमारे वक्ष स्थल में दोनों फेफड़ों के बीच, या कह सकते हैं कि फुफ्फुसीय अंतराल में बाएं फेफड़े की तरफ पाया जाता है। ठीक है, हृदय जो होता है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, हमारा जो हृदय होता है, हमारा हृदय वक्ष स्थल में या उर में या चेस्ट में, ठीक है, या छाती में दो फेफड़ों के मध्य या फुफ्फुसीय अंतराल में
बाएं फेफड़े की तरफ पाया जाता है। ठीक है, दुनिया में 1 लाख में से 1 लाख में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका हृदय दाईं तरफ पाया जाता है। ठीक है, दुनिया में 1 लाख में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें जो हृदय है वो किधर पाया जाता है, दाईं तरफ पाया जाता है। ये समझ में आ गया कि आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। बोलो भाई। समझ में आ गया क्या? इसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। चले आगे चलते हैं, थोड़ा सा पूछ लिया करो भैया आप लोग, है ना। अब ये तो मॉडर्न साइंस ने हृदय के बारे में कह दिया है थोड़ी सी बात। अब हमारा आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के अनुसार, अब आपसे एग्जाम में आयुर्वेद वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि अपन आयुर्वेद के स्टूडेंट है। ठीक है, तो देखो भाई आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद कहता है कि साहब हृदय जो होता है ना, हृदय जो होता है, हृदय के अंदर क्या क्या चीज रहती है? हृदय के अंदर चेतना रहती है। चेतना का मतलब क्या होता है? आत्मा रहती है। हृदय चेतना का स्थान है। हृदय हमारे मन का स्थान है, बोले तो सत्व का स्थान है। ठीक है, और हृदय हमारे किसका स्थान है? ओज का स्थान है। ठीक है, तो ओज के नष्ट हो जाने से हृदय भी नष्ट हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आयुर्वेद के अनुसार हृदय जो होता है वह चेतना या आत्मा का, मन या सत्व का और ओज का स्थान होता है। ठीक है, ओज के नष्ट हो जाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, देखो बात ऐसी है, मॉडर्न साइंस इस चीज को थोड़ा सा नहीं मानता है, लेकिन उसको मानना पड़ता है जब मानसिक भावों की बात आती है ना, जैसे व्यक्ति गुस्सा हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो व्यक्ति तनाव में ज्यादा रहते हैं ना, जो व्यक्ति तनाव में ज्यादा रहते हैं, स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, उनको हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन के ऊपर, सॉरी, हमारे हृदय के ऊपर हमारे मन का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम खुश है, अगर हमारा जीवन खुशहाली से चल रहा है, हम अपने जीवन में अगर सुखी है, तो हमारा हृदय भी ठीक रहेगा। ठीक है, अगर हम तनाव युक्त जीवन जी रहे हैं, यानी स्ट्रेस में अपन रहते हैं, आजकल तो देखो आजकल का समय ऐसा है, इसमें हर व्यक्ति स्ट्रेस में जीता है। इस वजह से क्या है कि मतलब 18% इंडिया में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर, इंडिया में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 16 से लेकर 18% जो लोग होते हैं उनमें हृदय रोग पाया जाता है। ठीक है, तो अच्छा एक बात और आती है कि बोलते हैं ना अपन कि भाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे हृदय के ऊपर। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है उससे हार्ट अटैक आता है। ठीक है, ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि तनाव जो होता है, तनाव बोले तो स्ट्रेस, तनाव जो होता है, स्ट्रेस जो होता है, डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, उस डिप्रेशन का, वो डिप्रेशन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है क्या?
एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं, ये जो तनाव यानी ये जो डिप्रेशन, जो ये स्ट्रेस जो होता है, ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है क्या? बताओ भाई, बढ़ाता है क्या? आप एक नॉर्मल खाना पीना कर रहे हो, ठीक है, आप कोई नॉन वेज नहीं खाते हो, घी नहीं खाते हो, ठीक है, कोई पिज्जा बर्गर वगैरह कुछ नहीं खाते हो, नॉर्मल घर का सात्विक भोजन खाते हो, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो फैट वाले जो होता है ना, जैसे तेल ज्यादा खाना, मिर्च मसाले ज्यादा खाना, ठीक है, और क्या बोलते हैं बटर वगैरह, मक्खन वगैरह, ये है ये ज्यादा खाना, ठीक है, बाहर का ज्यादा खाना, तली हुई चीजें ज्यादा खाना, इन सारी चीजों से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ठीक है। तरुण आपने सही कहा है, ठीक है, तनाव की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जो लोग ज्यादा तनाव में रहते हैं ना, उन्हें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये तो अपन एक छोटी सी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मानसिक भाव जो होते हैं, ठीक है, हम गुस्सा कर रहे हैं, हम खुश है, ठीक है, हम डर रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है, उसका हमारे हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलो एक छोटी सी बात और आगे चलते हैं अपन। हाँ, इसके अलावा हृदय जो होता है वह साधक पित्त का स्थान है, साधक पित्त का स्थान है। इसके अलावा अवलंबक कफ का भी स्थान है। हृदय जो होता है वह साधक पित्त का भी स्थान होता है, और अवलंबक यानी चेतना भी रहती है हृदय में, मन भी हृदय में रहता है, ओज भी हृदय में रहता है, साधक पित्त भी हृदय में रहता है, अवलंबक कफ भी हृदय में रहता है, ठीक है। नॉर्मली वात पित्त कफ जो होते हैं सारे 5-5 प्रकार के होते हैं, आपको सबको पता है, ठीक है। तो उसमें से पित्त का एक प्रकार है साधक पित्त, वो भी हृदय में रहता है, और एक अवलंबक कफ है, वो भी हृदय में रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्राण जो स्रोतस जो होते हैं, जो स्रोतस जो होते हैं उनमें से एक स्रोतस है प्राण वह स्रोतस और रस वह स्रोतस, ठीक है। कौन से स्रोतस? प्राण वह स्रोतस और रस वह स्रोतस। इनकी उत्पत्ति भी यानी इनकी जड़ भी यानी इनका जो मूल है, ठीक है, इनका जो मूल है प्राण वह स्रोतस और रस वह स्रोतस की उत्पत्ति भी कहां से हो रही है, यानी ये कहां से जुड़े हुए हैं? ये हमारे हृदय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो प्राण वह स्रोतस और रस वह स्रोतस का जो मूल जो होता है वो कौन है? वो हृदय है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मर्म की। हमारे शरीर में 107 प्रकार के मर्म होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो ये सारे ही है कि बताइए साहब आत्मा कहाँ रहती है आयुर्वेद के अनुसार, बताइए साहब मन कहाँ रहता है आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार ओज कहाँ रहता है, आयुर्वेद के अनुसार साधक पित्त कहाँ रहता है, आयुर्वेद के अनुसार अवलंबक कफ कहाँ रहता है, ठीक है। प्राण वह स्रोतस का मूल कहाँ है, रस वह स्रोतस का मूल कहाँ है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के मर्म होते हैं। देखो अपने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो 107 प्रकार के जो है हमारे शरीर में मर्म होते हैं। साधक पित्त होता है मनीषा, आपके पास शायद नोट्स है, नोट्स में मैंने करेक्शन भी करवाया था। पाचक पित्त नहीं होता है, वो मैंने करेक्शन मैंने पढ़ाया था ना टारगेट बैच में, तो मैंने करेक्शन करवाया था उसमें, उसको पाचक पित्त की जगह साधक पित्त कर लेना, ठीक है मनीषा। इसमें से जो तीन जो मर्म होते हैं वह प्रधान मर्म होते हैं। इसमें से जो 3 मर्म जो होते हैं वह प्रधान मर्म होते हैं। और प्रधान मर्म कौन कौन से होते हैं? हमारा सिर, हमारा हृदय और हमारा वस्ती। सिर का मतलब हमारा हेड, हृदय का मतलब हमारा हार्ट, और वस्ती का मतलब हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है, ठीक है, जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है, ठीक है।
उस वस्ती को भी क्या माना गया है, प्रधान मर्म माना गया है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन 107 मर्म में से कौन कौन से प्रधान मर्म होते हैं। तो साहब ये 3 प्रधान मर्म होते हैं, यानी मुख्य मर्म यह होते हैं। ठीक है, अगर इनमें कोई चोट वगैरह लग जाती है, ठीक है, अगर सिर में कोई चोट लग जाती है तो वह प्राण घातक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति का बचना बहुत मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल से व्यक्ति बच पाता है। ठीक है, ऐसे ही हृदय में होता है और ऐसे ही वस्ती में होता है। ठीक है, तो ये जो सामान्य चीजें जो बताई हुई है ये आयुर्वेद के अनुसार जो है बताया गया है। ठीक है, अब हम फिर से आ जाते हैं मॉडर्न के ऊपर। अगर आप में से किसी को डाउट है इसके अंदर तो बताइए भाई, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों के नोट्स तैयार हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं नोट्स के लिए। मैंने 6 सब्जेक्टों के 2 सेट बनाए हैं, मैंने टारगेट बैच में बच्चों को दिए थे। लगभग ये आपका सेट फर्स्ट है, इसके अंदर 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये सेट फर्स्ट है आपका, इसके अंदर 6 सब्जेक्ट हैं। शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान बोले तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी, औषध द्रव्य बोले तो डीजी, रसशाला, ठीक है, चिकित्सा परिचर्या, शल्य शालाक्य बोले तो ईएनटी और सर्जरी, और प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान बोले तो गायनी एंड ऑब्स। ठीक है, तो सेट फर्स्ट के अंदर ये 6 सब्जेक्ट है। इसके अलावा सेट सेकंड है, इसके अंदर भी 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, स्वस्थ व्रत विज्ञान, परिचर्या के मूल सिद्धांत, कंप्यूटर, कौमार्य, पंचकर्म और मानसिक रोग विज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो डीएनपी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो पूरा सिलेबस है इन 2 सेट के अंदर है। लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा मुझे करेक्शन करवाना है, क्योंकि जब टारगेट बैच को मैंने पढ़ाया था तो बीच बीच में करेक्शंस भी करवाए थे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको करेक्शन करने की जरूरत पड़े। और इसमें अभी जो एनएम का पेपर हुआ है और एनएचएम का जो पेपर हुआ है उसको भी इनमें ऐड करने का मेरा विचार है। ठीक है, तो जैसे ही वो ऐड हो जाते हैं तो मैं आपको घर पे भेजना स्टार्ट कर दूंगा नोट्सों को। ठीक है, चलो तो और आगे चलते हैं अपन। देखो क्या होता है कि है ना, अपन जब लिखित परीक्षा के लिए पढ़ते हैं ना, जैसे आपने डीएनपी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपने लिखित परीक्षा के हिसाब से जब पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें तो क्या होता है कि अपन एक टॉपिक उठा लेते हैं और उस टॉपिक में अपन जो अपन को याद रखना होता है वो अपन याद रख लेते हैं और एग्जाम में लिखकर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग तरह की पढ़ाई होती है। जबकि इसमें क्या होता है, जो कंपटीशन एग्जाम जो होती है उसमें एक एक लाइन को पढ़ना पड़ता है, एक एक लाइन को याद रखना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब आप खुद सेल्फ स्टडी करते हो ना, जब आप खुद सेल्फ स्टडी करते हो तो सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको ये पता नहीं लग पाता है कि इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है, यानी इस टॉपिक में से किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपको एक गुरु की जरूर आवश्यकता होती है। तो आपको क्या है कि जो टीचर जो होता है वह बता देता है कि ये टॉपिक है और इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चंस बनने की संभावना है। ठीक है, जो बच्चे पुराने हैं इस बैच के अंदर, टॉपर्स बैच में जो बच्चे पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि मैंने जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक एक चीज के बारे में बताया था कि कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन बनेगा। और जब टेस्ट मैंने लिया था, सब्जेक्ट वाइज जब टेस्ट मैंने लिया था, तो सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट था उसमें जो बनने वाले जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने उस टेस्ट पेपरों में डाल दिया था। ठीक है, लगभग 1500 क्वेश्चन के आसपास मैंने
बच्चों को इस ये जो सेट फर्स्ट और सेकंड है इनमें से करवाए हैं। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे और भी नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी जैसे ही थोड़ा सा सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाएगा तो मैं टेस्ट लेना, आपका वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ऐसे तो खैर आपके हर क्लास के बाद में आपके टेस्ट होंगे, एक 10 क्वेश्चनों का एक टेस्ट होगा हर क्लास के बाद में आपका। ठीक है, तो वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे करके रोज आपको 10-10 क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है ना, आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी उससे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हृदय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एक सामान्य सी बात आपको बता दी है मैंने कि हृदय जो होता है वह दो फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा बाईं तरफ जो फेफड़ा होता है उधर पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो हृदय जो होता है, हमारा जो हृदय होता है, ये जो हृदय है ना, ये हृदय कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, यह आकार में कैसा होता है, शंकु आकार होता है, या कह सकते हैं कि बंद मुट्ठी के जैसा होता है। ठीक है, तो ये आकार भी आपको पता होना चाहिए कि आकार कैसा होता है, और अंदर से यह खोखला होता है। ठीक है, इसके अंदर कितने कक्ष होते हैं, इसके अंदर जो कक्ष होते हैं वो 4 कक्ष इसके अंदर होते हैं, और यह अंदर से खोखला होता है। ठीक है, हृदय की जो दीवारें जो होती है, ठीक है, हृदय की जो दीवारें होती है वह मांसपेशियों से बनी हुई होती है। ठीक है, वो कौन सी है, कार्डियक मसल्स उन्हें हम बोलते हैं, यानी हृदय पेशियों से। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोले तो हृदय पेशियां उन्हें बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, हृदय के अंदर जो पेशी पाई जाती है, हृदय के अंदर जो पेशी पाई जाती है वो ऐसी मसल्स होती है, ऐसी पेशियां होती है, यह पेशी केवल हृदय में ही पाई जाती है, इसके अलावा हमारे शरीर में कहीं भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखा था मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि बताइए साहब कि हृदय पेशियां यानी कार्डियक मसल हमारे शरीर में कहां पाई जाती है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन क्या क्या थे देखो, एक तो उसमें ऑप्शन था सिर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन उसमें क्या था, दूसरा ऑप्शन उसमें था फेफड़े। ठीक है, तीसरा ऑप्शन था उसमें हृदय। ऑप्शन पता है उसमें क्या था, चौथा ऑप्शन था उसमें उपरोक्त सभी। अब वो एग्जामिनर क्या देखना चाह रहा था, एग्जामिनर उसने हृदय से एकमात्र क्वेश्चन ये पूछा था। ठीक है, तो एग्जामिनर ये देखना चाह रहा था कि बच्चे को हृदय के बारे में पता है कि नहीं पता है, तो वो कैसे पता करेगा, तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन उसने पूछा कि बताइए साहब हृदय पेशियां हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो बच्चे ने देखा कि भाई सिर में तो नहीं पाई जाती। ठीक है, तो उसने रॉन्ग लगा दिया। ठीक है, चलो ये तो नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर उसने देखा फेफड़े, कि चलो फेफड़े भी नहीं होगा। ठीक है, फिर उसने देखा हृदय, हाँ हृदय में तो पाई जाती है। ठीक है, तो उसने सही उत्तर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद वो आया चौथे ऑप्शन पर, उसने देखा कि साहब उपरोक्त सभी लिखा हुआ है। ठीक है, उसने देखा कि उपरोक्त सभी लिखा हुआ है, तो उपरोक्त सभी क्यों लिखा हुआ है, उसने यहां दिमाग लगा, जबकि वे बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसने यहां दिमाग लगाया कि भाई ये जो उपरोक्त सभी लिखा हुआ है ये क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या कारण हो सकता है लिखा होने का, हो सकता है कि तीनों में ही पाई जाती हो इस वजह से लिखा हो। ठीक है, हो सकता है तीनों में पाई जाती हो इसलिए ये उपरोक्त सभी लिखा हुआ है, नहीं तो कुछ, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि जब अपन एग्जाम हॉल में
जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना उनको तो एक बार में कर देते हैं, लेकिन जो डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं ना उनमें दिमाग बहुत लगा लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम हॉल के अंदर जो दिमाग चलता है ना वो अलग ही लेवल का दिमाग चलता है अपन का, ठीक है। तो उस बच्चे ने क्या किया, उपरोक्त सभी लगा दिया कि क्या पता सिर में भी पाई जाती हो, फेफड़े में पाई जाती हो, ठीक है, हृदय में तो पाई जा रही है, ठीक है। तो उसने अगर यहाँ पर उपरोक्त सभी की जगह, उपरोक्त सभी की जगह यहां पर अगर वस्ती लिख दिया होता या कुछ और लिख दिया होता, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता, ठीक है, क्योंकि बच्चे को पता है कि भाई हृदय में ही पाई जाती है, ठीक है। तो एक छोटी सी बात आप लोगों के लिए, चलो एक इसके वजन के बारे में बात करते हैं, भार कितना होता है इसका, ठीक है। तो पुरुष के अंदर ज्यादा भार होता है 280 से 340 ग्राम, 280 ग्राम से 340 ग्राम मेल के अंदर यानी पुरुष के अंदर, और जो स्त्री जो होती है उसके अंदर इसका भार 230 ग्राम से 280 ग्राम तक होता है फीमेल के अंदर, ठीक है। 280 ग्राम से 340 का, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो पुरुष जो होता है, व्यक्ति जो होता है, मतलब जो आदमी जो होता है उसका दिल मजबूत होता है, उसका जिगर मजबूत होता है, ठीक है। और किसी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए तो आदमी जल्दी से रोता नहीं है, बोलता है ना ऐसे, लेकिन जो स्त्री जो होती है वो छोटी सी बात में ही रोना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये इसलिए ही कहा गया है, ठीक है, क्योंकि जो पुरुष का जो हृदय जो होता है वो स्त्री के तुलना में मजबूत होता है, ठीक है। चलो, तो यहां पर हृदय के जो 4 कक्ष होते हैं उनको, उनके बारे में देख लेते हैं। तो ऊपर वाले जो 2 कक्ष है, ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, इन्हें कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं इन्हें, हम आलिंद कहते हैं। और ये जो नीचे वाले जो कक्ष है इन्हें क्या कहते हैं, निलय कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इन्हें ऑरिकल और निलय को इंग्लिश में बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो ऊपर वाले जो 2 कक्ष हैं उन्हें आलिंद कहते हैं और नीचे वाले जो 2 कक्ष हैं उन्हें निलय कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है आपका दायां आलिंद, ये हो गया है आपका बायां आलिंद। बोले तो राइट ऑरिकल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। ये हो गया आपका दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया आपका बायां निलय, बोले तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इस तरह से जो है हृदय में 4 कक्ष जो होते हैं, ये 4 कक्ष हृदय में पाए जाते हैं, ठीक है। हृदय की जो दीवारें जो होती है, यानी ये जो निलय है, ये निलय 4 कक्षों में, आलिंद और निलय जो होते हैं ये 4 कक्षों में डिवाइड है। तो इनके अंदर जो दीवार पाई जाती है, ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, इन दीवारों के भी अलग अलग नाम है, ठीक है। तो देखो भाई, ये जो दीवार है जो आलिंद और निलय को 2 अलग अलग भागों में डिवाइड कर रही है, इस दीवार का नाम है, चलो ब्लैक पेन से लिख देते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। आलिंद निलय पट,
क्या बोलते हैं इसे? आलिंद निलय पट इसे हम बोलते हैं, जो आलिंद और निलय के बीच में एक दीवार के समान कार्य करती है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो ऊपर वाली जो दीवार है जो दोनों आलिंद को अलग अलग कर रही है, इसका नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है। अंतरा आलिंद बोलते हैं इसको हिंदी में। एक सेकंड, हिंदी में नाम देखने दो इसका। हिंदी में नाम नहीं लिखा है मैंने, चलो कोई ना। अंतरा आलिंद पट इसे हम बोलते हैं। ठीक है। अंतरा आलिंद पट इसे हम बोलते हैं। ऐसे ही दो निलयों को बीच में जो पाई जाती है इसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं इसे। ठीक है। यानी अंतरा निलय पट। ठीक है। तो ये छोटी सी बात है। ठीक है। आगे की बात अपन कल करेंगे भाई। ठीक है। क्योंकि इसके बारे में कल और भी हम कल हृदय को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। कल जो मैंने आपको कल डेमो क्लास में जो बताया था, ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो चीजें हैं उनको अपन डिटेल में जब अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी 15 अगस्त से, जब अपन उनको रेगुलर पढ़ेंगे। ठीक है। उनको डिटेल में अपन पढ़ेंगे। कल अपन हृदय को कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है। हृदय के बारे में अपन और भी चीजें हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है। और जब अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना, उस टाइम भी मैं इन्हीं चीजों को फिर से रिपीट करूंगा, ताकि आपका डबल बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है भाई। और आपके जो जानकारी में जो बच्चे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी एक बार क्लास के बारे में बता देना कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 15 अगस्त से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी, क्योंकि थोड़ा सा ये मत सोचना कि भाई हम पढ़ ले बस। ठीक है। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। दूसरों के बारे में भी आपको सोचना है। ठीक है। आप दूसरों के बारे में सोचना। ठीक है। और उनको भी क्लास के बारे में बताना। ठीक है। क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है क्लास के बारे में, कि इस तरह की कोई ऑनलाइन क्लास भी चल रही है और जिसमें थ्योरी पढ़ाई जा रही है। ठीक है। ठीक है। तो थ्योरी पढ़ना जरूरी है। अगर आपकी थ्योरी मजबूत है तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए वो उसको कर सकते हैं। ठीक है। चलो, कैसी लगी आप लोगों को क्लास? हाँ, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा बेनिफिट? भाई बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपकी थर्ड ईयर में जो क्लासेज, थर्ड ईयर में जो आपकी सब्जेक्ट है, उनका फायदा आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा फायदा। ठीक है। कई सारी चीजें हैं जो उनमें आपको फायदा मिलेगा। बाकी आप मुझे कॉल कर लेना, मुझे बताना कि थर्ड ईयर में आपके कौन कौन सी सब्जेक्ट है। ठीक है। मेरा नंबर आपको पता होगा, मेरे नंबर पर कॉल कर लेना, निमेश। ठीक है। तो कॉल करना आप 7 साढ़े 7 बजे के बाद में कॉल करना, क्योंकि अभी 5 बजे से सेकेंड ईयर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मैं 6:30 बजे तक बिजी रहूंगा क्लास में। ठीक है। तो उसके बाद आप कॉल कर लेना, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है। थैंक यू तरुण, थैंक यू पिंकी। मेरा नंबर है 9785380501। इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। ठीक है। बाकी आपकी थर्ड जो डेमो क्लास है वो कल आएगी। ठीक है। वही टाइम वही रहेगा, 4 बजे। ठीक है। थैंक यू।